Good evening, all. Mr. Praveen, can we start? Yes, sir. We can start, sir. Dr. Pankaj will join in some time. Okay, sure. So, good evening, all. We have here with us our senior colleagues, Dr. Rayaz Ahmed from Max Saket, Dr. Gayatri ma'am, who is leading Yodhas. We have Mr. Dilip, who is heading the Myeloma Friends. And we also have with us Dr. Tapan, the senior most of the complete Indian Myeloma Academic Group. So the senior most trustee of the group of Indian Myeloma Academic Group. So I welcome you all for this patient group meeting. As we all know, जैसे हम सबको पता है कि मार्च महीना एक माइलोमा अवेयरनेस मंथ होता है. So M for March, M for Myeloma and M for Mondays. तो हमने सोचा है इस मार्च के चारों मंडेज में हम आप लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, and we would like to listen to your problems and try to answer some of your queries. जो शायद आपके डाउट्स हम लोग हमारे रूटीन क्लिनिक्स या ओपीडी में हम जो क्लियर नहीं कर पाते हो. सो आज फॉर हैविंग दिस डिस्कशन जो हमारा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले वी विल लिसन फ्रॉम मिस नीनू पावला अबाउट हर एक्सपीरियंस एंड जर्नी फ्रॉम माइलोमा. देर आफ्टर उसके बाद हमारे पास डॉक्टर अयाज है जो आपको बताएंगे कि व्हाट इज न्यू इन माइलोमा, क्योंकि माइलोमा में वो जमाना चला गया जब केवल बॉटिज्म और लेनालिडोमाइड पे पूरी कहानी चलती थी. आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो वो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको डॉक्टर अयाज बताएंगे. उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा जहां पे आप डॉक्टर अयाज और हमारे पैनलिस्ट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द न्यूअर ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट. देन उसके बाद 10 मिनट आपको डॉक्टर पंकज आपसे बात करेंगे कि आज के तारीख में भी इतनी नई दवाइयां आने के बावजूद भी ट्रांसप्लांट क्यों जरूरी है. फिर उसके बाद आपके हम क्वेश्चंस और प्रश्नों का सवाल करने की कोशिश करेंगे जो ट्रांसप्लांट से लेने देने वाली हैं. एंड देन लास्ट वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय डॉक्टर गायत्री जो हमें बताएंगी कि दवाइयां जितनी भी हो बट अ पॉजिटिव माइंड एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल
makes every change. तो वो डॉक्टर गायत्री हमें बताएंगे कि how you should keep a positive mindset and a positive health despite of having all these problems. So without any further delay, I would welcome Miss Neenu Pabla. मैम प्लीज आप अपना जर्नी शेयर करिए, हम सब आपकी जर्नी और आपके ख्याल बीमारी के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं। म्यूट करना होगा मैम, आपका अनम्यूट नहीं हुआ, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, ऑडिबल हूं अभी मैं? यस मैम, प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं नीनू बाबला। मल्टीपल माइलोमा डायग्नोज हुआ था 2016 में, और इनिशियली जो प्रॉब्लम्स थी, मेरा सिर्फ बीपी बढ़ना शुरू हुआ था और कोई इशू नहीं था। तो हार्ट के सारे टेस्ट सब कुछ हुआ, बट कुछ भी आउटकम नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, तो मेरा सारा ट्रीटमेंट आर से हुआ है। तो देन बीपी की मेडिसिन ऑलमोस्ट 1 ईयर तक चली, कोई भी डायग्नोज नहीं हो रहा था, बट मेरी हेल्थ डाउन जा रही थी डे बाय डे। वेट लॉस हो रहा था और HB काउंट मेरा ऑलमोस्ट 12 से 10, 9, 8, 7 देन 5 तक पहुंच गया था, बट कुछ भी डायग्नोज नहीं हो रहा था ऑलमोस्ट 1 ईयर तक। देन R&R में एडमिट हुई मैं, और 1 वीक तक सारे टेस्ट और सब चीजों को लेके देन बोन मैरो टेस्ट हुआ मेरा, जिसमें आया कि आई एम पेशेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा। इट वाज 3rd स्टेज एंड 79% प्लाज्मा सेल्स थे मेरे। देन डॉक्टर्स ने कीमो करनी स्टार्ट करी, 24 साइकिल्स ऑफ कीमो, हर मंथ 4 साइकिल कीमो के दिए जाएंगे, ओरल एंड मंथ में एक बार थेरेपी ट्रिप के थ्रू दिया जाएगा। देन फर्स्ट कीमो के बाद कीमो का साइड इफेक्ट था कि मेरा जो एक पैर था वो काफी हार्ड हो गया, पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, और मैं टोटली व्हील चेयर पर आ गई और मैं चल नहीं पा रही थी आफ्टर फर्स्ट कीमो। फिर 1 मंथ तक मेडिसिन का सिलसिला चला, बहुत सारे टेस्ट हुए, ये वो। विद गॉड ग्रेस मैं दोबारा से, मेरा वो ठीक हो गया और मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गई। R&R से मैं 1 मंथ के बाद घर आई थी, कीमो चल रही थी। आफ्टर 4 साइकिल्स, मतलब 4 मंथ्स के बाद अगेन बोन मैरो टेस्ट हुआ, जिसमें इट वाज पॉजिटिव, और ये हुआ कि मेरी प्लाज्मा सेल अभी नॉर्मल हो गए हैं, तो मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा सकती हूँ। देन अगेन जो प्रोसीजर है, बहुत सारे ट्रांसप्लांट से पहले, अक्टूबर 2016 में फिर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट हुई, और 21 डेज तक R&R में रही। इट वाज अ वेरी टफ फेस, आई कैन से। कीमो शायद उतनी हार्श नहीं है, ट्रांसप्लांट थोड़ा सा उससे ज्यादा हार्श है। 1 वीक बहुत बहुत डिफिकल्ट है, एंड आफ्टर 1 वीक आप थोड़ा सा जैसे सेल्स दोबारा बनने शुरू होते हैं, तो पॉजिटिवली आप रिस्पॉन्ड बॉडी करना शुरू करती है और आपको बेटर फील होता है। 21 डेज के बाद मैं हॉस्पिटल से घर आई, एंड उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि इट्स यू आर इन वेरी बैड कंडीशन, तब लगता है ऐसे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 10 to 15 kg वेट लूज कर चुके होते हो, एंड बाल आपके पूरे चले गए, एंड स्किन का कलर एकदम डार्क हो जाता है। बट 6 मंथ्स तक था कि किसी से भी मिलना नहीं है, एंड बाहर, घर से बाहर नहीं जाना, और 3 मंथ्स तक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है। फ्रेश चीजें खानी है, कुक की हुई अच्छे से, बॉयल की हुई, हर को कुकर में सीटी देके जैसे एक छोटे बच्चे को रखते हैं वैसे रखना है। तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और आफ्टर 3 मंथ्स बहुत
ठीक फील करने लगी मैं, और 6 मंथ्स के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और फिर मैंने सारी सोशल एक्टिविटीज और सोशल गैदरिंग्स में विद रेस्ट्रिक्शंस पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। आज मेरी जर्नी को ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स तक मेरी मेंटेनेंस मेडिसिन चली, और उसके बाद वो मेडिसिन बंद हो गई। अभी बस फॉलो अप होता है 3 मंथ्स पे, एक एमबैंड का टेस्ट होता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके, बट ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लास्ट ईयर ऑल्दो मेरे पीरियड बंद हो चुके हुए थे कीमो के कारण, बट फिर से मेरे को स्पॉटिंग शुरू हुई। जब फिर से R&R में मैं गायनी इश्यूज के लिए गई, तो मुझे पता चला कि मुझे सर्विक्स कैंसर डायग्नोज हुआ, एंड इट वाज स्टेज 2B। और बट डॉक्टर्स के हिसाब से वो स्टेज में क्रॉस कर चुकी थी, जिसमें कि पहले सर्जरी के लिए जाया जाए, और फिर रेडिएशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिएशंस दी गई, जिससे कि वो सर्विक्स को रिमूव करना नहीं पड़े। और अब उस प्रोसीजर को भी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। उसके बाद पेट स्कैन, सब सारे स्कैन्स नॉर्मल है। नाउ आई थिंक आई एम अ हेल्दी पर्सन एंजॉयिंग माय लाइफ। इस पूरी जर्नी ने ये तो बताया कि लाइफ का एक बैड फेज था वो जो आके चला गया। शायद उसके बाद में अपनी लाइफ को जीने का और लाइफ को हर नजरिया जो मेरा देखने का था वो शायद बदल गया। मैं हर चीज को खुशी खुशी, हर चीज मुझे, नेचर, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और अभी मैं लास्ट 3 मंथ्स में 2 बार गोवा जाके आई हूँ, और नेक्स्ट मंथ सिंगापुर जा रही हूँ। मैं मोटिवेट ये करना चाहती हूँ कि ऐसे नहीं सोचना है कि हो गया, अभी घर से बाहर कैसे जाएंगे या कुछ नहीं। मैं 6 मंथ्स बाद, जब मुझे ऐसे लगता था कि मेरा कलर एकदम है डार्क हो गया है, कहीं कैसे जाऊंगी, लोग क्या बात करेंगे, बट ठीक है, मैंने उन चीजों को पॉजिटिवली लिया, और ठीक है, 2-4 दिन लोग बात करेंगे, तीसरे दिन कोई बात नहीं करेगा। बाल ठीक है, चले गए, दोबारा आ गए, बट इट्स अ फेज, टफ फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, बट आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, और ये है कि ये वाला फेज भी निकल जाएगा। अगर दिन वो नहीं रहे हैं तो ये भी नहीं रहेंगे। तो थैंक्स। अगर किसी को कुछ भी पूछना है मेरी जर्नी में के रिलेटेड, तो यू कैन आस्क। Miss Ninu, I would say that you are a true Yodha. Okay, you have not fought one cancer, you have fought 2 cancers. And we wish you a very, very happy health. And yes, we require people like you smiling always with us and telling people कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैं पीजीआई से करके आया, तो क्या सर, पंकज सर, व्हाट डू वी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड आगे चलता रहेगा सब कुछ। We should live the life for today, and the future is, nobody knows what happens in the future, so we should live our life to the full as far as possible, as far as today is concerned. But wow, matlab, your motivation levels and the way you took the things forward is really, really admirable. And sabhi logon ko, matlab, at different ages, it affects at all ages, so whichever way it is, we should take the life the way it comes. So really nice to listen to you. So we'll take up other Thank you stories so later. much. Yeah, thank you, Miss Ninu. And we will let's listen to Dr. Rayaz about the hope of myeloma as far as the newer treatments and the other things are concerned. So let's, sir, over to you, Rayaz, sir. Hi, good evening, everyone. And thank you, Uday. And thank you, Dr. Pawan, Pankaj, for allowing me here to speak. तो मैं स्टोरी सुन रहा था, एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। नॉट ओनली वंस, एक बार नहीं, 2 बार हराया। दैट्स द वे टू गो। हम यहाँ पे एक ही किसी परेशानी से हम लोग मुश्किल में आ जाते हैं। अरे मेरे को तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया, मुझे वो हो गया। एंड शी फॉट रियली हार्ड। इट्स इजी सेड रेदर देन गोइंग थ्रू द जर्नी। माइलोमा की जर्नी में उन्होंने अपना कीमोथेरेपीज ली, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट के ये सर्विस हुआ, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स को
उन्होंने फोकस करा। एम आई हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. श्योर श्योर श्योर। सो तो अभी हमको जो बहुत सारी चीजें ना माइलोमा में इंटर रिलेटेड होती है, मतलब हम जाते किसी और वजह से हैं कि डायग्नोस कुछ हो जाता है। जैसे उन्होंने बताया मेरा तो बीपी हो गया था और मैं बीपी के लिए चेक कराते, हार्ट चेक कराते कराते माइलोमा डायग्नोस हुआ। तो माइलोमा की यही प्रॉब्लम है, काफी लोग हमारे पास आते हैं जिनकी कमर दर्द करती रही होती है या किसी अनयूजुअल फ्रैक्चर हो गया रहता है और फिर डायग्नोसिस होती है, ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हैं। कई बार तो पहले पेन किलर्स खाते रहते हैं, फिर ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हैं, फिर फाइनली डायग्नोस होता है ये तो माइलोमा निकला, फिर वो शॉक लगता है। कुछ लोग किडनी के कारण जाते हैं, पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही है, और फिर वहां से इवैल्यूएट होके आएंगे कि अच्छा इनको माइलोमा है। तो वही 3 प्रॉब्लम्स जनरली, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, किडनी का खराब होना, हड्डियां खराब हो जाना, जो हम माइलोमा में डायग्नोस करते हैं। एक बार माइलोमा डायग्नोस हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा चलो दवाइयां लगेंगी, तो पेशेंट ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद जब वो बेहतर होने चालू हो जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया, कमर दर्द पहले से कम हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल कुछ लोगों में, मोस्टली लोगों में इनिशियल जो अगर डैमेज हो रहा था वो आ जाता है, कुछ ही लोगों में ऐसा होता है कि नहीं आ पाता है, नॉर्मल हो गया। फिर वो बोलते हैं अरे आपकी एज अच्छी है, चलो ट्रांसप्लांट करें। जैसे ही वर्ड ट्रांसप्लांट आता है फिर खराब, हालत खराब, क्यों डॉक्टर साहब मेरी तो बीमारी कंट्रोल में है, फिर भी क्यों करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट आप? तो ट्रांसप्लांट को जो सर से समझाना क्यों जरूरी है, वो हमारा कि पहले जो हम दवाई देते थे, जब हम लोग जब स्टडी करते थे तो हमारे वक्त में जो दवाइयां होती थी आजकल यूज भी नहीं करते हैं। जो थैलिडोमाइड एक दवाई होती थी, कैप्सूल्स थैलिडोमाइड और डेक्सामेथासोन, वो बहुत रेयरली यूज होती है। उसके बाद थैलिडोमाइड के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन की आई उसका नाम है लिनालिडोमाइड, जो आप लोग काफी लोगों ने खाई होगी, लिनेंजो के नाम से, लेनमिड के नाम से, लिनेंजो, ये वाली दवाई आई। तो और एक नई दवाई आई 2010 में, एक है उसका नाम है बॉटिजोमिब। तो बॉटिजोमिब और लिनालिडोमाइड और डेक्सामेथासोन का एक रेजिमेंट बना, तीनों दवाइयां ली, बहुत अच्छा काम करती है। आज के डेट में भी वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट। कुछ लोगों में 2 साल, कुछ लोगों में 4 साल, कुछ लोगों में 5 साल तक बीमारी कंट्रोल में रहती है। लेकिन उसके बाद क्या, पेशेंट बोलते हैं ठीक है बीमारी तो कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या, आगे क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं है आगे के लिए। जब बीमारी एक बार फिर से, जब इनका दवाइयों का असर चला जाता है और रिलैप्स कर जाते हैं पेशेंट, जब एमबाइंड वापस पॉजिटिव आना चालू होता है, तो आगे के लिए क्या? तो लोगों को मन में रहता है कि यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे भी दवाइयां अवेलेबल है, इनफैक्ट बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है। भगवान करे वो जरूरत ना पड़े, जितने वक्त तक, जितने समय तक मेंटेनेंस में चलते रहें, जितने वक्त हमारी बीमारी कंट्रोल में रहे, वो बेटर रहता है। तो जैसे बॉटिजोमिब था, तो बॉटिजोमिब का जो नेक्स्ट क्लास है वो होता है कार्फिलजोमिब, है ना। बॉटिजोमिब से पहला क्लास, उसी का जो अपर अपग्रेडेड वर्जन है कार्फिलजोमिब। और कार्फिलजोमिब में अपने इश्यूज हैं, जैसे बॉटिजोमिब में न्यूरोपैथी के इश्यूज होते हैं, जैसे हाथ पांव में झंझनाहट होना, जलन होना, लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, कुछ 5% लोगों में। वैसे ही कार्फिलजोमिब जो दवाई है वो सबक्यूटेनियस नहीं देते हैं, वो इन्फ्यूजन के तौर पे 10 मिनट से आधे घंटे के बीच में वो सलाइन में मिक्स करके देते हैं, हर वीक देते हैं 3 हफ्ते, और फिर 1 हफ्ते का गैप रहता है। तो इससे जनरली बीपी हम जो देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हम ब्लड प्रेशर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम ज्यादा देखते हैं, 5-10% केसेस में कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है, जो कि मेडिसिन से कंट्रोलेबल रहता है, पर उनको पता रहना चाहिए कि बीपी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कार्फिलजोमिब हुई, वैसे ही लीनालिडोमाइड, जैसे पहले आई थी थैलिडोमाइड, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, जो आप लोगों ने यूज की लीनालिडोमाइड, उसके बाद की जो दवाई आ गई उसका नाम है पोमालिडोमाइड। तो नेक्स्ट जो स्टॉप होता है हमारा बॉटिजोमिब लीनालिडोमाइड के बाद, वो होता है कार्फिलजोमिब, पोमालिडोमाइड और डेक्सामेथासोन, इसका ये रेजिमेंट। इससे भी बहुत अच्छा कंट्रोल आता है, लाइफ आगे निकल जाती है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, इससे भी हम आगे बीमारी अच्छे से कंट्रोल करके लाइफ अच्छी चलती रहती है। परेशानी बस ये है कि दवाइयां शुरुआत के 6 महीने में तीनों दवाई लेनी है, बाद में मेंटेनेंस पे डालना है। अच्छा, इसके अलावा एक और दवाई है जिसका नाम है डाराटुमुमैब, काफी पहले आ चुकी है, लेकिन आजकल उसको हमने देखा है कि 4 दवाइयां अगर हम देते हैं, 4 कॉम्बिनेशन दवाइयां, चाहे वो शुरुआत में दे बॉटिजोमिब, लिनालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन के साथ, या डाराटुमैब, कार्फिलजोमिब, पोमालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन, या 3 दवाइयां कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, तो ये एक अलग तरीके की दवाई है जो काफी अच्छा काम करती है। डाराटुमैब हालांकि कॉस्टली है, लेकिन अगर अफोर्डेबल है या हमारे पास कुछ इंश्योरेंस है तो उसको शुरुआत में लेना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन
एंड के लिए बचा के रखें। वो फर्स्ट टाइम ले लें तो उसका असर ज्यादा अच्छा होगा, सेकेंड टाइम भी होगा, लेकिन बाद में जब हम यूज करते हैं हम देखते हैं जिन लोगों का हम बाद में 3 रिलैप्स 4 रिलैप्स के बाद हम ये दवाई यूज की है तो उस पर होता है असर, लेकिन कम लोगों पे असर आता है। तो कार्फेल्जोमेब है हमारे पास, पोमालिडोमाइड है, डाराटुमैब है, इसके अलावा भी कुछ दवाइयां हैं जो कि आनी है और जो फेज 3 ट्रायल में या फिर बाहर में आ गई हैं जो ट्रायल बेसिस में और कुछ समय में आ जाएगी। उनमें से एक अर्नाटमैब है जिसका ट्रायल इंडिया में चल रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में फाइजर की दवाई होपफुली इंडियन मार्केट्स में भी आ जाएगी। इसके अलावा बाइस्पेसिफिक्स है जिसका नाम टेक्लिस्टा है जो नोवार्टिस जॉनसन एंड जॉनसन की है। ये भी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद हमारे पास अगले साल एंड तक ये भी आ जानी चाहिए, अगले साल या उसके 1-1.5 साल में। सो देयर इज नॉट एन एंड। मेरा बस ये है कि हम इस बात से खुश नहीं होते हैं कि दवाइयां नहीं आ रही है, वो डेफिनेटली एज ए डॉक्टर हमके लिए बहुत अच्छा होता है। बट इफ आई एम अ पेशेंट, मैं अगर पेशेंट हूं तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे को कम से कम दवाइयों में मेरा काम चल जाए, मेरी बीमारी जितने समय तक कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि मैं क्योर नहीं कर सकता इसको, जितने समय में भी कंट्रोल में रहेगी उतना लंबा समय मिल जाएगा मुझे दूसरी दवाइयों के लिए। तो जैसे अगर पहली दवाई ने मुझे, पहले सेट ऑफ दवाई ने अगर मुझे 5 साल दे दिया तो अगली सेट ऑफ दवाई 2 से 3 साल 4 साल निकाल सकती है, फिर तीसरी सेट ऑफ दवाइयां और 2-3 साल निकाल सकती हैं। तो ऐसे कर करके हम काफी लॉन्गेटिविटी दे सकते हैं। हमारे वक्त जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था तब हम पेशेंट को काउंसलिंग करने का तरीका अलग था, तब हम कुछ साल बताते थे, 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन अब हम 10 साल 15 साल करीबन बताते हैं कि हाँ इतना हम खींच सकते हैं पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। ऑल्सो इतनी नई दवाइयां आने के बावजूद, जो अभी हमने स्टोरी सुनी ट्रांसप्लांट कुछ नहीं है, बस वो एक टाइप की हाइडोस कीमोथेरेपी है जिसका नाम मेल्फ्लान है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। वो दवाई देने से बीमारी और अच्छे लेवल पे कंट्रोल हो जाती है। बीमारी ऑलरेडी कंट्रोल है, आप वो दवाई देंगे तो और अच्छे कंट्रोल हो जाएगा, जिससे बीमारी का वापस आने का जो ड्यूरेशन है और डिलेड हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मिलती है जिस दौरान जब आप कंट्रोल में रहते हैं, जैसे उनको देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बाहर घूम के आ रही हैं, फिर से बाहर घूमने जा रही हैं, दैट इज द वे वी वांट। हम नहीं चाहते कि पेशेंट हमारा बार बार किसी चीज के कारण बार बार आके हमको हॉस्पिटल में आके मिले। हम चाहते हैं वो नॉर्मल सोसाइटी में रहे, 2-3 महीने में एक बार आके मिल ले, दैट्स इनफ, लेकिन वो अपना सोसाइटी में अपनी नॉर्मल काम करते रहे। तो ट्रांसप्लांट वो काम करते हैं। तो दवाइयों में जैसे हम एक नई चीज होती है कार्टी, तो हम बहुत सारे पेशेंट, नए डायग्नोसिस ही नहीं हुआ वो कार्टी के बारे में पूछना चाहते हो, सर कार्टी है क्या, हम कर सकते हैं? कार्टी अभी ट्रायल फेज में है, कार्टी भी आएगा और कार्टी के अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें लगता है कि वो सब चीज लेटर स्टेज के लिए रखना चाहिए। जो नॉर्मल दवाइयां हैं, बोर्टिज्मेब, लेनालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन, उसके बाद डाराटुमैब, कार्फेल्जोमेब, पोमालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन, या फिर हम लाइपोडॉक्स कीमोथेरेपी हो गया, या हमारे पास जो नई दवाई आ रही है अर्लाटमैब या टेक्लिस्टा, फिर बाद में देखते हैं कार्टी को हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जब तक हमारे पास क्यूरेटिव बीमारी इस इलाज का नहीं आता है, हर दवाई का कोई ना कोई रोल। और अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं पाइपलाइन में है जो हमारे पास आ जाएंगी। तो मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं है, पर फॉलो अप करते रहना चाहिए और प्रे यही करना चाहिए कि हमारी बीमारी ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक कंट्रोल में रहे। इसके साथ ही मैं बंद करूंगा, वापस टू हाँ मेजर उदय, ओवर टू यू। श्योर, थैंक यू। थैंक यू रेयाज सर। ओके, अभी हम अगले 10 मिनट हम लोगों के सवाल लेना चाहेंगे कि किसी को भी किसी तरह का प्रश्न हो, अगर वो पूछना चाहें कि अगर इफ एट ऑल, इफ एनी न्यूअर थेरेपीज के बारे में। सो यस, बिल्कुल नीचे एक आप बटन देखेंगे जहां पे रिएक्शंस करके है, उसमें आप हाथ उठा सकते हैं। जैसे अभी भरत देव जी ने हाथ उठाया, प्लीज भरत जी बताइए आपका क्या सवाल है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। नहीं सर, वीडियो ऑन करने से क्वालिटी ऑफ नो प्रॉब्लम, ठीक है, बताइए, खराब हो no जा problem, रही है, इसलिए हम बताइए। वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं। बट नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है। मेरे I have had the good fortune of being in very good hands at RGCI. I was, and also good fortune of having been diagnosed at a very early stage. I suffered from back pain, L9. I had a back pain, and my orthopedic doctor immediately said, you go for PET CT. After MRI, he said, you go for PET CT. And there it was confirmed. And then I went to RGCI, and then since then I've been under
Dr. Agarwal, Dr. Narendra Agarwal, and I've also had the good fortune of meeting Dr. Riaz Ahmed there, although I was under Dr. Agarwal, but Dr. Riaz Ahmed would drop in once in a while, and he would cheer up everybody. Very cheerful person, and he would cheer up everybody. So essentially, I am 69 plus now, and I was diagnosed in April 2022. So I was almost touching 69, 68, 69, one of the oldest people to have gone in for stem cell transplant. But then the doctors, of course, नीतू जी ने सब अपनी तरफ से कही दिया है, but essentially it was tough, but then the doctors were there, and they were there to handhold me, and it was a reasonably smooth journey, came out of it, and उसके बाद से 4-5 महीने हो गए हैं अभी तो. I'm continuing with the medicine, और at this age थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा it is taking time to recover, थोड़ी सी immunity कम है, but by and large I am leading a full life, doing my work, attending office. So that's that. Nothing to be afraid of, and nothing to be. Yeah, hello. Hello. Yeah, please go ahead. Yeah, this is Soumitra Deva here, Bharat Deva's son. Sure, please go ahead. Yeah, so basically I had a couple of questions. So like my father has already shared his history. So now one is that now, he, as he mentioned, his immunity levels are low. So he tends to, suffer from cough and cold quite frequently. So in this regard, one thing that I wanted to know, is it safe to get like flu shots? That's my first question. Yeah, please go ahead. You complete your questions, then we'll answer Yeah. en bloc. Yeah, the second query was that he's gone through one round of ASCT. Is there a mechanism wherein, let us say, the stem cells can be stored so that if in future he requires another ASCT, those same stored stem cells can be utilized, say a few years down the line? That was my second query. Okay, fine. So for today, we have as panelists Dr. Tapan Saikia, Dr. Pankaj Malhotra, and Dr. Riaz. So can I request Pankaj sir, Tapan sir, or Riaz sir to take on the question, please? So first query is the relevance of flu shots. तो पहला प्रश्न ये है कि बाकी सब लोगों के लिए जिन लोगों को मतलब ना अंग्रेजी में मतलब ना इतनी ज्यादा फ्री फ्लुएंसी नहीं है, सो वो ये पूछना चाहते हैं कि फ्लू शॉट्स का रेलेवेंस क्या है, एंड उनका दूसरा सवाल ये है कि सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए सेल कलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. या डॉक्टर रियाज, प्लीज यू कैन टेक ओवर सर. श्योर. सो हाय, देखो, फ्लू शॉट हम भी लेते हैं. जो लोग इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बच्चे, और जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, और हम मेडिकल पर्सनल, हमारे लिए भी एडवाइज्ड है कि ये फ्लू शॉट वंस अ ईयर. हमारी तो इम्यूनिटी सो कॉल्ड नॉर्मल है. तो जो भी पेशेंट जो होते हैं ट्रांसप्लांट के या एज भी हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसिस के, हम उनको बोलते हैं साल में एक बार आपको जरूर लेना चाहिए. उससे आपके ये जो वायरल फीवर्स वगैरह हैं, कम से कम 4 वायरस से आपको जरूर आपको राहत मिलेगी. तो वंस अ ईयर, प्रिफरेबल इन अक्टूबर मंथ, प्री विंटर सीजन्स, आप वो जरूर लें फ्लू शॉट. जो फ्लू टेट्रा फ्लू इन्फ्लूवैक होता है या इन्फ्लू टेट्रा होता है, ये जरूर लेना चाहिए. तो आपको ये वायरल फीवर से जरूर हेल्प करेगा. दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो ट्रांसप्लांट का रिलेटेड. आपने बताया कि आपकी एज 69 है अभी. तो इफ आई एक्सपेक्ट कि अगर 2-3 साल तक आपका कॉल रहेगा एंड यू आर इन गुड हेल्थ, बाय द टाइम यू आर रीचिंग 72, और उस वक्त हमको ट्रांसप्लांट किया, तो थोड़ा सा टफ रहता है इंडियन सेटिंग में सेकंड ट्रांसप्लांट करना. अगर आप बहुत फिट है, बहुत ही अच्छे हैं, तो शायद पॉसिबल हो. लेकिन अगर हमारा ट्रांसप्लांट के वक्त, जब आपका पहला ट्रांसप्लांट किया गया था, और उस वक्त हमने स्टेम सेल डोजेस जो बचा के रखी हैं, अगर -180 डिग्री सेल्सियस तक आपका
अगर हम कर सकते हैं, मतलब ऐसे है सेंटर्स हैं जो आपके आगे लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको यूज किया जा सकता है। वो अभी नहीं, वो एट द फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसप्लांट अगर वो कलेक्ट किया है तो कर सकते हैं उसको लंबे समय के लिए। जैसे कॉर्ड ब्लड को रखा जाता है स्टेम सेल्स को, वैसे हमने जो ट्रांसप्लांट के लिए जो स्टेम सेल्स उस वक्त कलेक्ट किए होंगे, उस वक्त अगर करा दिया होगा तो पॉसिबल है। डॉक्टर रियाज, आरजीसीआई में क्या ये इसका है सिस्टम? आरजीसीआई में जो हमारे पास वहां पे सिस्टम था वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड था। अगर हम कोई पेशेंट से अगर हम बात करते हैं कि आगे के लिए भी करेंगे, तो हम उसको दूसरे सेंटर्स में जहां पे ये फैसिलिटी जो है -120 डिग्री वाला, वो वहां पे हम करवा देते थे, शिफ्ट करवा देते थे। तो हम हमारी रूटीन प्रैक्टिस में था, वी जनरली आस्क, अगर हमारा स्टेम सेल डोज सपोज करो मिनिमम हमको, हम यू बोलते थे 3 चाहिए, 3 मिलियन सेल्स पर केजी CD cells। अगर वो 3 से ज्यादा है, सपोज करो हम 6 या 7 कर लिया है हमने, तो हम वो बोलते थे कि 3 है तो हम यूज कर लेंगे, बाकी को प्रिजर्व कर देंगे। तो ये डिस्कशन जनरली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसप्लांट हम करते हैं, ओके, और उसके बाद वो शिफ्ट करवा देते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक बार को अभी his age is 69, so his body might have more number of stem cells, maybe few years down the line the number of stem cells would be less, so if तो अगर हमने पहले टाइम में हमने प्रिजर्व करवाया है, नहीं, हमने नहीं, शायद नहीं तो कराया है। एक बार ट्रांसप्लांट हो गया ना, तो अब कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पोस्ट ट्रांसप्लांट अब स्टेम सेल हार्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप अभी करेंगे चीज। अच्छा, और अभी जैसे आपने बोला कि फ्लू शॉट अक्टूबर में लेना चाहिए, अभी जैसे कि मार्च चल रहा है, क्या हम अभी ले सकते हैं? इज दैट अगर आपने नहीं लिया तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी ले सकते हैं। You can- ओके, ठीक। Thank you, Mr. Bharat. So Thank you next, so much. Thank you so much. yeah, thank you, Ji. Okay, next, I think Mr. Dilip wants to ask a query. मेरी सब लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अपना क्वेश्चन सवाल बिल्कुल छोटा रखिए, ताकि सभी लोगों को समझ में आए, और क्वेश्चन पर्सनल होने के बजाय जनरली अगर मोर ब्रॉड एप्लीकेबल हो, जिसका सबको फायदा हो जिसके सवाल से, सो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज मिस्टर दिलीप, गो अहेड। Thank you very much. Good evening, everybody. My question is, I want to, know the difference between the bispecific and CAR-T, क्योंकि ये particular question और उनके trials जो है क्या इंडिया में available है? This is my question. Thank you, Mr. Dilip. So Pankaj sir, would you like to take on this? Yeah. Yes. Hello everybody, and Dilip ji, नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। So दिलीप जी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उन क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो नई थेरेपीज आ रही हैं माइलोमा के लिए, उन दवाइयों में, उन ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। उसमें जो दो आगे फ्यूचर में आ रही हैं, एक कार टी सेल थेरेपी है और एक बाइस्पेसिफिक थेरेपी है। तो कार टी सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि आपके ही हम जो टी सेल्स हैं आपके ही में भी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूंगा जिनको कार टी के बारे में नहीं पता। तो हमारी सभी की बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं, और हमारे बॉडी में जो पुलिस है जिसको हम टी सेल बोलते हैं, वो ज्यादातर कंट्रोल कर लेती है और कैंसर को बढ़ने नहीं देती है। लेकिन माइलोमा हो गया या बाकी कैंसर्स हैं, उनमें क्या होता है कि कैंसर सेल्स और टी सेल्स की आपस में दोस्ती हो जाती है। तो जब दोस्ती हो गई है तो कैंसर सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो फैलना शुरू हो जाता है। हम जो दवाइयां देते हैं उनसे हम उन कैंसर सेल्स को कम करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं, इन दी होप कि जो परमानेंट क्योर है वो टी सेल्स ही करेंगे, जो हमारी पुलिस है। लेकिन बड़ी बार हो नहीं पाता है। जो कार टी सेल थेरेपी जो है, वो उसमें हम क्या करते हैं कि इन टी सेल्स को बाहर निकालते हैं। जैसे स्टेम सेल्स को लेते हैं, वैसे ही हम टी सेल्स को बाहर लेते हैं। उनको लेबोरेटरी में 2 हफ्ते के लिए हम सिखाते हैं कि आप अपने ओरिजिनल रूप में आइए, आप जो काम आपका है वो आप कीजिए, आप दोस्ती मत कीजिए। और उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके उनको उनकी एक्सपेंशन कर देते हैं, और उसके बाद पेशेंट्स के शरीर में वापस डाल देते हैं। और उस वक्त फिर ये बिल्कुल एक तरह से ये अपनी पुरानी फॉर्म में होते हैं, नई
तो जैसे ही जाते हैं तो जो कैंसर सेल पड़े होते हैं उनको दोबारा से ये खत्म करते हैं। तो ये वन टाइम कार टी सेल काइंड ऑफ अ थेरेपी होती है, क्योंकि बार बार करना इसको मुश्किल होता है। तो ये तो कार टी सेल थेरेपी होगी। अब दूसरा जो है वो है बाई स्पेसिफिक्स। क्या होते हैं बाई स्पेसिफिक्स? है उसमें हम क्या करते हैं कि जो ये मैंने बताया कैंसर सेल्स के साथ टी सेल्स की जो दोस्ती हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोस्ती में मतलब टी सेल अपना पुलिस है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैंसर सेल्स कौन से हैं। वो अपना घूम रहे हैं, कैंसर सेल अपना घूम रहे हैं। तो बाई स्पेसिफिक्स क्या करती हैं, ये टी सेल्स को पकड़ के उनको कैंसर सेल्स के पास लेके आती हैं और उनको कहते हैं कि ये देखो ये चोर है, ये शरीर में जो चोर है ये घूम रहा है, इसको मारो। तो बाई स्पेसिफिक्स जो है वो बाई स्पेसिफिक, बाई का मतलब है डबल। तो बाई स्पेसिफिक्स जो है वो एक तरह से आके इन कैंसर सेल्स को शरीर में खत्म करती हैं, लेकिन इनका असर जो है वो सिर्फ थोड़ी देर तक के लिए रहता है। तो इसलिए बाई स्पेसिफिक्स को हमें हर हफ्ते में एक बार देना पड़ता है और ये जनरली हमें कॉन्टिन्यूस थेरेपी देनी पड़ती है कुछ महीनों के लिए, जब तक हमें उसमें असर ना दिखे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इसके कोई ट्रायल्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो कार टी सेल थेरेपी का होपफुली अगले 2 से 3 महीने में उम्मीद है कि ट्रायल शुरू हो जाएगा। इंडिया में कुछ सेंटर्स में इम्यूनील कंपनी है, हमारे सेंटर पे भी हमने एथिक्स कमेटी को दिया हुआ। जब कोई ट्रायल करना होता है तो हमें परमिशन चाहिए होती है, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो परमिशन हमने मांगी हुई है एथिक्स कमेटी को, एंड आई एम श्योर कि 2-3 सेंटर्स और हैं बेंगलोर में, चेन्नई में, या 1-2 सेंटर्स और हैं जहां पे कार टी सेल का इम्यूनील कंपनी का ट्रायल तो उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। बाई स्पेसिफिक्स भी जो है उनके भी ट्रायल इंडिया में आ रहे हैं, हमारे सेंटर पे भी है, बट मेरे को लगता है कि अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। बट 1-2 महीनों में उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएगी। काफी सारे इसमें लॉजिस्टिक्स इशू होते हैं और परमिशंस चाहिए होती हैं गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से कई बार टाइम लगता है। तो दिलीप जी, आई थिंक आई हैव ट्राइड बेस्ट टू आंसर इन सिंपल लैंग्वेज द डिफरेंस। Yes, sir. It was very essential, क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट्स और केयर गिवर्स हैं उनके मेजर क्वेश्चंस जो ये होते हैं, खास करके RRMM में, मतलब रिफ्रैक्टरी रिलैप्स मल्टीपल माइलोमा के लिए, तो दे आर मोस्ट वरीड। और सबसे बड़ी बात ये चीज है, जितने भी लोग हमारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये ट्रायल्स जो है एक आशीर्वाद, उनके जीवन एक्सटेंड करने के लिए एक आशीर्वाद पुरवार होगा। तो जितना होपफुली जितना जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल एंड वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच पंकज सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस कोई अगर पूछना चाहता है अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। Okay, if nobody has any other further question, I would request Pankaj sir to also slightly talk about the relevance of stem cells in today's era of newer drugs. So Pankaj sir, over to you. सो माइलोमा का जो ट्रीटमेंट है वो 3 स्टेजेस में होता है। आप में से काफी मरीज हैं जिनका डिफरेंट स्टेजेस पे ट्रीटमेंट चल रहा होगा। तो 3 स्टेजेस में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम पहली स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट को इंडक्शन थेरेपी बोलते हैं, या ट्रीटमेंट फेज 1 बोलते हैं, जिसमें हम जो दवाइयां देते हैं वो एक तरह से जैसे कोई आपने घर बनाना है तो आपने एक नींव खोदनी है और उसके ऊपर आपने दीवार खड़ी करनी है। तो ये वैसे वाला ही चीज है। 3-4 महीने, 6 महीने, ये वेरी करता रहता है थोड़ा सा फेज। ज्यादातर हमें होता है 4 से 6 महीने के लिए हम फेज 1 या इंडक्शन थेरेपी दे, जिसमें हम चाहते हैं कि जो बीमारी आपकी मान लो शुरू में 100% के करीब थी, उसको हम कम कर दें। 100% से 20% पे आ जाए, 10% पे आ जाए, 5% पे आ जाए, 0% पे आ जाए। तो ये हमारा फेज 1 का ट्रीटमेंट हो गया या इंडक्शन थेरेपी होगी। जब हम ये अचीव कर लेते हैं उसके बाद हमारा सेकंड फेज ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको हम कंसोलिडेशन थेरेपी बोलते हैं। तो जैसे घर आपका बन गया है, लेकिन अगर आप उसको पानी नहीं दोगे, उस पे सीमेंट से नहीं लगाओगे,
तो वो दीवार कच्ची रह जाएगी, या दीवार वो पूरी मतलब बन तो गई है, देखने में आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन आपको पता है वो कमजोर है। तो कंसोलिडेशन, जैसे घर को कंसोलिडेशन करना होता है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि माइलोमा की थेरेपी में हम कंसोलिडेशन थेरेपी दें, जिसको कि जो लोग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, हम उनको उनके लिए कंसोलिडेशन थेरेपी होती है। तो इसमें क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो बीमारी 100% से मान लो 10% पे आ गई है, 0% पे आ गई है, और अब हम जब आपको हेवी डोज कीमोथेरेपी की जो दे रहे हैं, उससे ये बीमारी अगर मान लो 0 है, तो ये -300, -400, -500 तक दब जाए। अगर हम दवाइयों को ही कंटिन्यू करेंगे, तो तब भी बीमारी तो कम हो रही है। 100 से जैसे 10% पे आई, 0% पे आई, अगर हम दवाई को कंटिन्यू करोगे तो आगे -10 पे आ जाएगी, -20 पे आ जाएगी, -30 पे आ जाएगी। लेकिन जब हम ट्रांसप्लांट में जो मेल्फ्लान कीमोथेरेपी देते हैं, तो उससे एक ही शॉट में बीमारी को काफी नीचे तक हम दबा सकते हैं, -300, -400 जैसे मैंने आपको बताया। तो वैसे ही है जैसे घर की आपने सीमेंट लगाया है और उसके बाद उसको पानी दिया है। और थर्ड स्टेज में हम बोलते हैं कि अब आप हमने कर दिया है, कंसोलिडेट भी कर दिया है, तो थर्ड स्टेज में हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस थेरेपी हम देंगे। जैसे घर की आपने घर बना भी लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपको मेंटेन तो करना पड़ता है ना, तो वैसे ही हम मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी डोज किसी भी मेडिसिन की हम कहते हैं कि आप कॉन्टिन्यूसली लेते रहिए, ताकि जो हमने अचीव किया है ट्रांसप्लांट के साथ, वो हम बीमारी को वहीं पे रखें। और जिन लोगों ने मेरा पहले वाला आंसर सुना था CAR T का और बाइस्पेसिफिक्स था, उसमें मैंने टी सेल्स की बात की थी, जो हमारे एक तरह से पुलिस है बॉडी में, जो कैंसर सेल्स को ढूंढती रहती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद जब बीमारी बहुत कम हो जाती है, -300, -400 तक दब गई है, तब हमारे जो ये टी सेल्स हैं, कुछ लोगों में 20%, 25% लोगों में ये बीमारी को वापस नहीं आने देते। ये बीमारी इतनी दब गई है उनमें, तो ये वापस नहीं आने देते। तो इसलिए चाहे हम एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि माइलोमा क्योरेबल नहीं है, बट 20% लोगों में क्योर पॉसिबल है, और ये पॉसिबल उन्हीं लोगों में है जिन लोगों में हम अच्छे से कंसोलिडेशन करते हैं ट्रांसप्लांट के साथ, और उनके जो टी सेल्स हैं वो अच्छे हैं, जो बीमारी को वापस नहीं आने देते। तो a very few number of patients, 15 to 20% of patients actually gets cured of myeloma. Functional cure हम बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ सालों के बाद उनकी दवाइयां अगर बंद भी हो जाती हैं, तो वो माइलोमा उनका वापस नहीं आएगा। कुछ और इलनेस से उनको जो एज रिलेटेड होती है वो हो सकती है, लेकिन माइलोमा वापस जरूरी नहीं है कि आए। तो इसलिए जो ट्रांसप्लांट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलाज में, माइलोमा के इलाज में, क्योंकि वो एक ऐसा हथियार है जो कि एक बीमारी को जो है ना वो बहुत लेवल तक गिरा देता है। आप ये सोचो कि 100% बीमारी शुरू में थी जब डायग्नोसिस हुआ, और जो हम आपको दवाइयां दे रहे हैं वो 6 महीने लग जाते हैं हमें उसको 0 करने में। और यही मान लो हाइपोथेटिकली कि अगर हम फर्स्ट स्टेज जिस दिन डायग्नोस हुआ उसी दिन हम ट्रांसप्लांट कर दें, तो ये 100% से सीधी एक बार में ही ये एक ही शॉट से 0 से नीचे गिर सकती है। तो मतलब इतनी इफेक्टिव जो है ये थेरेपी है। तो सो ऑल जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं, जब वो माइलोमा वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उनकी ये कोशिश होती है कि अगर मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ट्रांसप्लांट से और मरीज सहन कर सकता है, चाहे उसमें थोड़ा सा रिस्क है, तो हम कोशिश करें ट्रांसप्लांट करने की, ताकि बीमारी को हम मिनिमल लेवल पे लेके आ जाए। और आज के जमाने में अब जो एडवांसमेंट हुई है उसमें हम इसको देखने के लिए कि लेवल कितना कम हो गया है बीमारी का, हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है MRD। MRD का मतलब है मिनिमल रेजिड्यूल डिजीज और मेयरेबल रेजिड्यूल डिजीज, जिसका मतलब ये है कि हम बोन मैरो में जो है, आपने देखा होगा कि उसमें प्लाज्मा सेल्स हैं जो हम एबनॉर्मल मानते हैं, और वो 100 सेल हम कैलकुलेट करते हैं। शुरू में जब डायग्नोसिस होता है तो लोगों के 60%, 70%, 90% तक होते हैं।
तो हम जब दोबारा से चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि सिर्फ 1%, 2% या खत्म हो गए हैं। लेकिन जो MRD टेस्ट है वो 1 लाख में 1 प्लाज्मा सेल भी ढूंढ लेता है। तो MRD टेस्ट हम चाहते हैं कि मरीज का नेगेटिव हो जाए, और ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट्स का MRD टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि हम अगर 1 लाख सेल बॉडी के ले, उसमें भी हमें एक भी एबनॉर्मल सेल नहीं मिल रहा है, एक भी हमें प्लाज्मा सेल नहीं मिल रहा है, और पेशेंट्स MRD नेगेटिव स्टेट में आ गया है। और जो पेशेंट्स MRD नेगेटिव स्टेट में हैं और लगातार MRD नेगेटिव स्टेट में रहते हैं कुछ सालों के लिए, 5 सालों के लिए मैं मानता हूं अगर रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शनली जो है वो क्योर हो गए हैं। ऑल्दो क्योर वर्ड हम बड़ा रेयरली यूज करते हैं किसी भी कैंसर में, किसी भी मैलिग्नेंसी में, बट MRD नेगेटिव स्टेटस कॉन्टिन्यूसली 5 साल के लिए अगर किसी का है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसकी बीमारी चली गई। तो सो ट्रांसप्लांट जिन लोगों का हम कर सकते हैं, जिन लोगों में हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, कम है और इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम सभी पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं। तो ये रोल है ट्रांसप्लांट का इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोमा। और अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस अगर किसी ने पूछने हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर किसी को कोई सवाल ट्रांसप्लांट के बारे में कि ये ट्रांसप्लांट की क्या रेलेवेंस है, प्लीज आप अपना हाथ उठा सकते हैं एंड डॉक्टर पंकज या डॉक्टर तपन आपके सवालों का जवाब देंगे। एंड अगले हफ्ते हमारा फिर से यही प्रोग्राम है, सेम इसी समय को, जहां पे हम लोग अगले हफ्ते MRD को पूरा टॉपिक एक डिस्कस करेंगे हम लोग, बिकॉज कई पेशेंट्स ने हमें अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स पे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया हुआ है कि तब वो MRD के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं और वो CAR-T के बारे में भी ज्यादा सुनना चाहते हैं। सो वील एंश्योर कि नेक्स्ट वीक वील हैव सेपरेट 2 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन बाय 2 रेलेवेंट स्पीकर्स ऑन दीज थिंग्स। वैसे CAR-T के बारे में तो अभी पंकज सर ने सब कुछ समझा दिया है, मुझे नहीं लगता किसी को इसके ऊपर कोई डाउट हो सकता है इसके बाद, बट या इट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन। बट एनी अदर क्वेरीज? डॉक्टर गायत्री ने हाथ खड़ा किया है। One small question, doctor. यस, Yes. आनंद राव जी बताइए। Yeah, how to overcome this side effects of this various what do you call the chemo treatment that we take For multiple for myeloma. multiple myeloma? Any राव जी, मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि हर एक चीज के लिए दवाइयां नहीं हैं। आप भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत पावर दी, Mhm. कमजोर नहीं बनाया भगवान ने, बहुत पावर दी है। आप अपने सभी पेशेंट्स अगर अपने आप को समझते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही डील कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये तो बीमारी जब बहुत बढ़ जाती है तब डॉक्टरों की जरूरत है, आप अदरवाइज जो है ना वो दवाइयों की तो बहुत कम जरूरत पड़ती है। दवाइयां तो सारी केमिकल्स हैं और जितने भी केमिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करती हैं। ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो बड़ी कम दवाई दी जाती है, और ज्यादातर जो है अगर आप वैसे मेंटली स्ट्रांग है, आप योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अमेरिका में जाए वो कहते हैं कि जिम करके आओ मेरे पास, जिम करके आओ। और दूसरा जो है, आप जब भी आप वैसे भी डॉक्टर के पास जाए तो स्मार्ट बन के जाएं, अच्छे बाल बना के जाएं, अच्छे कपड़े डाल के जाएं। लोग सब बीमार बन के आते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो पहले ही अपने आप को बीमार समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप बीमार नहीं हैं, आप लोग बीमार नहीं हैं, आप लोग को एक प्रॉब्लम हुई है जिसके लिए आप हॉस्पिटल गए हैं, पर आप पहले जो है, जैसे आपका नाम आनंदा राव है तो आप सबसे पहले आनंदा राव हैं, और आप कहेंगे हाँ मैं आनंदा राव हूँ, मेरे को ये कुछ माइलोमा भी हो गया है, कुछ ऐसा वैसा कुछ हो गया और उसके लिए डॉक्टर लोग देख रहे हैं। तो आप अगर ये चीज करेंगे तो आपको किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और आप कुछ अगर हो भी रहा है तो आप उनको इजिली डील कर पाएंगे। आप स्ट्रांग बनिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए, और अपने आप में विश्वास रखिए कि कोई ऐसी बात नहीं है। दिलीप जी की स्टोरी पढ़िए, दिलीप जी की स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है, और आप सोचो 2 ट्रांसप्लांट के बाद
आपको मैं उनको बोलता हूँ काला टीका लगाइए, नजर ना लग जाए। Exactly, it is definitely required. Good required. He is strong doctor. He has survived for more than 2011. He had that attack. He is strong. But because Excellent. of side Excellent. effects, losing confidence, doctor. The side No, no, effects. no, no, you don't have to lose. आप तो जो इतने साल हो गए उनको हम स्टार्स दे देते हैं। मेरे कुछ स्टार पेशेंट हैं। स्टार जो है ना, वो आप बच्चे होते हैं ना आजकल, वो LKG UKG में वो टीचर स्टार देती हैं, वो स्टार्स उन्हीं को देती हैं जो बच्चे अच्छा करते हैं। तो आनंदा राव जी, अगर 2011 में आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको हम 3 स्टार देंगे, और अगर आप ऐसे बोलोगे कि मेरे को साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर तो हम स्टार वापस ले लेंगे। I am a patient of Dr. Rayas Yeah, only. Dr. Rayas is a हाँ, डॉक्टर रियाज दिल्ली के He's God to me. Sir, I want to share something on this particular thing. Mr. Dilip, I will just take your comments on this. Yeah, First, yeah. I think let's just give a chance to Aditi Sure, and sure, followed by sure. Anil. Okay, Sure, just sure. I will give you a call back. I'll give you opportunity back. Yeah, Miss Aditi. Yeah, your quick comments, please. You have to unmute yourself. I had 2 questions. What is your thoughts on the continued kind of relevance for reduced melphalan dosage trans? So on MEL 140 for people who may not meet the criteria for the full dose of melphalan, that was one. And in the same vein, for somebody who opts not to have a transplant, what is your alternative consolidation strategy for a patient who may not want to have go through a transplant? Okay, fine. Nice. So, Pankaj sir, would you like to take the first one? I'll ask for the second one, Tapan sir, to take it over. So, sir, low dose melphalan transplants. ऐसा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी जब चला रहे हैं तो रास्ता कैसा है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, मतलब ड्राइवर डिसाइड करेगा कि उसको तेज स्पीड पे चलानी है या उसको कौन सी स्पीड पे चलानी है, जो गाड़ी में सफर कर रहा है, ताकि उसको झटके ना लगे, वो ठीक ठाक से उसको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाए। तो डोज जो है वो 200 mg ही हम देना चाहते हैं, 200 mg पर मीटर स्क्वायर हम बोलते हैं बॉडी के हिसाब से। बट बड़ी बार जब डॉक्टर को लगता है कि भैया 200 देंगे तो ये मरीज में मुश्किलें आ सकती हैं, तो हम डोज को कई बार 160 या 140 तक रिड्यूस करते हैं, खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें की किडनी के फंक्शंस जो है ना वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर किडनी के फंक्शन अच्छे नहीं है तो मेल्फ्लान जब हम देते हैं उसने किडनी से ही निकलना है, तो कई बार वो किडनी को ज्यादा डैमेज कर देती है। तो एज फार एज ट्रांसप्लांट इज कंसर्न, तो उसमें अगर 140 160 जितनी भी डोज है मेरे हिसाब से वो अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है कि हम बीमारी को दबाना चाहते हैं और एक शॉट में हम चाहते हैं कि बीमारी जितनी दब जाए, लेकिन हम मरीज की सेफ्टी भी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि ट्रांसप्लांट से उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो, तो इसलिए कुछ पेशेंट्स में दवाई को डोज रिड्यूस किया जाता है, और जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो आपका ड्राइवर है, ये वो डिसाइड करेगा। Thank you, sir. Tapan sir, are you around? Yes. Uday, I'm here. So yes, sir. Thank you, sir. Thanks for being here, sir. So, sir, Aditi wanted to ask the second question. It's not coming. Your voice. Uday, your voice. Audio. Some problem with audio. Oh, sir, can you hear me, sir? I can hear you now. Yeah. So, sir, Aditi had a question that अगर जो patient transplant नहीं करवाना चाहता है, तो उसके आगे का क्या, how to go ahead with it? What is the consultation plans or the treatment plans? So, your comment on that. So, ऐसा होता है कि कितने लोगों को हम लोग ट्रांसप्लांट कर पाते हैं इंडिया में? शायद 5% लोगों को एलिजिबल है, तो भी क्योंकि कई वजह है। नंबर 1 कॉज इज दैट पैसे की बात है, एंड सेकंड ऑफ कोर्स अदर इश्यूज। पर जो भी है उसको हम लोग जब भी होता है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है तो ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल हो गया, तो उनको जो इनिशियल ट्रीटमेंट देते हैं थोड़ा लंबी दिन के लिए देते हैं। पकड़ लीजिए बोर्टेजोमिब, लेनालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन। सो हम लोग वी कैन गिव इट फॉर 9 साइकिल्स, 12 साइकिल्स, जितना हो सके साइड इफेक्ट देखते हुए
डॉक्टर पंकज ने बताया साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट होता है, उसका भी देखने का तरीका होता है। अगर बोर्टिजोमिब से ज्यादा साइड इफेक्ट है, कैसे डोज कम करना चाहिए, लेनालिडोमाइड का डोज कम करना चाहिए, डेक्सामेथासोन का डोज, डेफिनेटली वी फॉलो सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस। सो वो देखना है कि साइड इफेक्ट कैसे कम करके रखे हम। सो ट्रांसप्लांट जिनको नहीं होगा, लंबी दिन के लिए 3 ड्रग कॉम्बिनेशन और 2 ड्रग कॉम्बिनेशन देना है। उसके बाद में जो फेज होगा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। सो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट अगेन आज के दिन में तो 2 साल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मे बी कंटिन्यू, अगर बीमारी कंट्रोल में है या पार्शियल रेस्पॉन्स पे है, सो इट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो बीच में ट्रांसप्लांट इज नॉट डन, otherwise basic treatment remains same, initial therapy for a longer period of time and maintenance for a certain period of time or indefinite period of time. Indefinite हो गया means जब तक रिलैप्स ना हो जाए या दवा आप टॉलरेट ना कर सके। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ ने बोला, मेरा मतलब ये नहीं था कि साइड इफेक्ट नहीं होते। मेरा मतलब ये था कि साइड इफेक्ट्स होने का मतलब है कि जो आप दवाइयां खा रहे हैं वो रियल खा रहे हैं, ओरिजिनल खा रहे हैं, कोई बोगस दवाइयां नहीं खा रहे। साइड इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब दवाई काम कर रही है तभी साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उसको घबराने वाली बात नहीं है। और काफी सारी चीजें आप खुद डील कर सकते हो, नहीं तो डॉक्टर्स लोग तो हैं ही हैं जो उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होता। थोड़ा डिबेट होना चाहिए, डॉक्टरों के बीच में भी थोड़ा डिबेट होना चाहिए। So that was nice, sir. Thank you, Tapan sir. Now I would like to take quickly Mr. Anil Rathi's point. Yeah, please. Sir, Mewala sir or Menon madam become the idol for us. I am suffering from amyloidosis in liver. और 6 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है एक्ट्रैक्ट में, बॉम्बे में, खारघर में। और अभी मुझे हाइपोटेंशन बार बार हो रही है, इससे क्या करना चाहिए? अपन सर, और आपको खुद का ख्याल रखना होगा। हाइपरटेंशन शायद टाइम निकलते निकलते आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। जैसे आपका मूवमेंट्स का केयरफुल, जैसे आप बिस्तर से उठे झट से ना उठे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झट से खड़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर और नीचे आएगा। आई थिंक टाइम विल टेक केयर, वही बात है, क्योंकि हाइपोटेंशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं आप केयरफुल रहिए, कोई बोलते एक्स्ट्रा सॉल्ट लीजिए। अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है नहीं, वो साइंटिफिक डिबेट है। मैं तो यही बोलूंगा आप थोड़ा केयरफुल है। अगर कोई मेडिसिन के लिए हो रहा है हाइपोटेंशन, वो देखना है। अभी ट्रीटिंग डॉक्टर्स वो देखेंगे कि ये मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, शायद वो डोज कम करेंगे या वो दवा निकाल देंगे, दूसरी दवा लाएंगे, या बोलेंगे कि ये दवा आपका जरूरत नहीं है। वो एक्ट्रैक्ट में हो रहा है तो इतने सारे एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर खत्री तो आपको सब कुछ बता देंगे। क्या बताए उन लोगों ने, क्या आपको एडवाइस दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है उसके लिए मैं ज्यादा करके। वही है, आप केयरफुल रहिए थोड़ा मूवमेंट में। थैंक यू सर, वेरी Thank you, Tapan sir. Thank you, Mr. Rathi. Okay, now we'll go to the last talk for the day, which is the most important talk according to me for any patient. The talk is about having a positive health and a positive well-being. जो पंकज सर भी बताने की कोशिश कर रहे थे, and that's what any doctor would advise you. Drugs को कैसे मैनेज करना है, उनके साइड इफेक्ट्स कैसे मैनेज करना है, ट्रांसप्लांट करना है नहीं करना है, is all in the hands of the doctors. But one aspect which is definitely in your hand is to keep a positive spirit, positive motivation, and to think that everything will become positive. So we have Dr. Gayatri. Ma'am is herself a myeloma warrior or a yodha in the field of myeloma. She has really fought it well. And ma'am would share how to keep a positive well-being and health by things other than medicines that we are talking about. So over to Dr. Gayatri, please. Thank you, Dr. Uday, and a warm good evening to all of you present here. आप सबको नमस्कार। I think जैसे सबने कहा है, मुझे लगता है जो भी वॉरियर्स है यहाँ पर, हम सब अग्री करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी जैसे एक ढाल हैं। वो तो हमारे
माइलोमा का ख्याल रख रहे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर आवर माइलोमा। मगर जैसे कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? एक तो चीज है कि हाँ, हुआ, माइलोमा हो गया, तो उसके साथ हम बैठ के ये तो नहीं बैठ जाएंगे कि भाई आगे हम मुझे ये डिजीज हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस द पेशेंट्स इज कि हम पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ, ऐसी एक चीज हुई है हमारे साथ, माइलोमा एक डिजीज है जो, और उसके बारे में कई लोग आजकल के जमाने में जानकारी भी जानना चाहते हैं अपने डिजीज के बारे में। तो एक बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हमें एक प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम का ख्याल तो डॉक्टर्स देख ही रहे हैं, हमें दवाइयां दे रहे हैं उसके लिए। तो हमारी तरफ से क्या सॉल्यूशन का ध्यान देना है कि हम इस जो शरीर है हमारा, इसको हम कैसे स्वस्थ रखें और कैसे हमारे मन को भी इस शरीर के साथ स्वस्थ रखें। बिकॉज शरीर तो चलो माइलोमा की वजह से बहुत हिट्स हो जाती हैं, किसी को बैक एक होता है, कोई टांग की वजह से, अगर प्लाज्मासाइटोमा कहीं और है तो दे डू नॉट, बिकॉज ऑफ द पेन दे कैन नॉट वॉक और दे कैन नॉट डू सर्टेन एक्टिविटीज। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर माइंड इज वेरी स्ट्रांग, हमारे मन को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्टली मैं जैसे इस दौर से गुजरी हूँ खुद, तो मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी जो मैंने किया। मैंने अपने टाइम पे एक चीज मैंने बहुत स्ट्रांगली ली, तो एक था कि विल पावर, अपना विल पावर मैंने बहुत स्ट्रांग रखा था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच ऑफ अस हैज अ पॉजिटिव वे पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। हमें हर एक को सोचना है कि हाँ, मैं इस बैटल से जीत सकता हूँ, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और ये नहीं है कि आज मेरी जर्नी 22 साल की है तो मैं बहुत ज्यादा 30 मार खा लूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर एक के अंदर वो शक्ति है जो आपको इस जर्नी में बिल्कुल सक्सेसफुल बना सकता है, क्योंकि आप जो सोचते हो ना, आपका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है, जैसा मन वैसा तन कहते हैं ना, तो ऐसा ही है। तो आप कैसे सोचोगे? अगर आपने सोचा कि मुझे ठीक रहना है, बिकॉज माइंड और बॉडी का ना बहुत ही गहरा संबंध है, एक कोऑर्डिनेशन है। जैसे अगर आप एनर्जी फ्लो को देखते हैं, सारी हमारी एनर्जी सेंटर्स, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये एनर्जी सेंटर्स हमारे स्पाइन से अलाइंड होती है। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो हमारे स्पाइनल सेंटर्स से जाके हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होती है, वो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है। तो इसके कुछ तरीके हैं कि हम इसको कैसे, हम इन चीजों को हम अपने अंदर ला सकते हैं। एक तो योगा डॉक्टर पंकज ने भी आपको योगा के बारे में बताया, मैंने खुद योगा को बहुत अच्छी तरह ट्राई किया है, स्पेशली प्राणायाम। क्योंकि मुझे जब सेकंड ट्रांसप्लांट, मेरा एलो ट्रांसप्लांट हुआ था, तो मुझे स्क्लेरोडर्मा हो गया था। स्क्लेरोडर्मा से इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस हो गया। और जब मेरा लंग फंक्शन टेस्ट करने गई, वो टेक्नीशियन ने बोला, मैम आपका तो ऐसा बुरा हाल है लंग फंक्शन टेस्ट में कि आप अगर माइलोमा से नहीं मरोगे तो इससे जरूर मर जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, आई टुक इट सीरियसली। और नेक्स्ट 6 months एवरी डे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर सुबह, हाफ एन आवर दिन में 2-3 बार मैं प्राणायाम करती थी। तो प्राणायाम क्यों इम्पोर्टेंट है? प्राणायाम में हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना, उससे 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हम प्राणायाम में अपने शरीर के सेल्स को देते हैं। और जहां जहां ये ऑक्सीजन पहुंचती है, वहां हीलिंग, जैसे आपने एक चीज करी ना, आपने एक्सेप्ट किया कि मेरे को प्रॉब्लम है, एंड यू डिसाइड टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू बिलीव दैट द हीलिंग प्रोसेस इन योर बॉडी हैज बिगन। And I used to believe that. And 6 to 8 months later, when I went back for the lung function test, वो सब हैरान थे। वो कह रहे थे कि आपके लंग फंक्शन अभी हम सबसे, जो नॉर्मल इंसान का भी देखेंगे ना, उससे भी बेटर है, वाइटल कैपेसिटी हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सोच है, एक मन में आपने डिसाइड किया कि आपको करना है, तो आप वो कर सकते हो। तो योगा एक टूल है, जैसे प्राणायाम है, वो आपके ब्रीदिंग को इम्प्रूव करती है, आपके सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो इन सब चीजों से क्या है, जो साइड इफेक्ट्स आप कीमो के देखते हो, जैसे नौशिया है, फटीग है, टायर्डनेस है, वो सब चीजें ना, वो थोड़ी कम मात्रा में महसूस होती है आपको। ऑल्सो ये है कि
बहुत सारी जो हमारी मेडिसिन है माइलोमा की, उससे न्यूरोपैथी होती है। तो कई हठ योगा में कई आसन हैं जो हम अगर करें तो, जैसे स्ट्रेचिंग है, कई ऐसे कुछ आसन है जो बैठे बैठे आप कर सकते हो विदाउट causing any harm to yourself, and with your doctor's permission. If you do those, I'm sure it will give you a lot of relief in your neuropathy symptoms also. Also ये है कि अभी इंसान सोचता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, और सब घर में मायूस से हो जाते हैं, और पूरे घर का माहौल, कई पेशेंट्स के घर हम जाते हैं तो पूरा मौतम सा छाया होता है। तो इन सबको मैं बोलती हूँ कि लिव योर लाइफ नॉर्मली, लिव इन द प्रेजेंट। और ये है कि जो लाइफ आप माइलोमा से पहले आप लीड कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए, डू नॉट स्टॉप दैट, यू नो। जैसे घर में नॉर्मल बच्चों से बात करना, म्यूजिक चलना, टीवी देखना, जो भी खाने पीने की चीजें बनती है, मीन्स डोंट स्टॉप लिविंग. We have to live with myeloma. We have to continue living with myeloma and continue living well with myeloma, which is very important to all of us here. तो गो फॉर योर वॉक्स, जो अगर वॉक कर सकते हैं, थोड़े से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज करने से या थोड़ा सा खुली हवा में घूमने से, फ्रेश एयर में से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट होते हैं, तो थोड़ी सी खुशी भी होती है। देखो, चाहे मोमेंटरी ही सही, अगर हम ये सोच के बैठे कि मेरा माइलोमा क्योर होगा तभी मैं खुश हो जाऊंगी, या then that is not a way of living. It is कि आज के टाइम में आप जियो, जो भी है, मुझे जो भी बेस्ट मेरे साथ है मुझे वो करना है। तो जैसे कि मैंने कुछ सोच रखा है अपने लिए, कई हम सबके ड्रीम्स होते हैं, और माइलोमा शुड नॉट पुट अ स्टॉप टू दोज ड्रीम्स। आपको ड्रीम करना बंद नहीं करना है, क्योंकि यही आपकी एक जो गोल रखते हैं ना, मैं सबको कहती हूँ कि एक मन में एक विजुअलाइजेशन हमेशा रखिए कि आप क्या चाहते थे करना, जो भी आपके ड्रीम्स थे उसको अलाइव रखिए। एक विजुअल, जैसे एक टीवी स्क्रीन है, हम आंखें बंद करें तो हम फ्यूचर में जो भी देखना चाहे हम जैसे, और हम अपने आप को भी उस फ्यूचर में देखें। कुछ भी हो, जैसे कोई देखना चाहेगा कि मेरे बच्चों की नौकरी अच्छी हो गई, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे देख रहे हैं, मेरे बच्चों की शादियां देखनी है, कोई बात नहीं, जो भी आप देखना चाहो आप अपने आप को भी उस ड्रीम में डाल दीजिए। और देखिए, if you say that 20 years down the line I will be there to see my daughter getting married, you will definitely be there, because you have given a command to your subconscious mind. और जो हमारा ये माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, ये हमारी सारी बातें सुनता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब आपने उसको ये कमांड दिया तो ये जरूर आपकी बात सुनेगा। क्योंकि एक मैंने एक सुना था, एक बहुत अच्छे गुरु थे, योगी थे, आप सबने भी सुना होगा उनको, परमहंस योगानंद। वो कहते थे कि हर एक चीज जो है इस यूनिवर्स में, उसका एक विल है, इस विल पावर है। जैसे भी हमारी कैंसर सेल्स की भी एक विल पावर है, तो वो हमारे से लड़ते रहते हैं, मगर हमें उनको यही बोलना है, हमें अपने आप को कहना है कि यस, आई एम स्ट्रॉन्गर, माई विल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द विल पावर ऑफ माई डिजीज। इसलिए इस बैटल को जीतने में आपको ज्यादा हिम्मत मिलेगी और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और लाइफ में देखो, चॉइस क्या है आपके पास, दो चॉइसेस होती है हर सिचुएशन में, या तो आप पॉजिटिवली सोचिए या तो आप नेगेटिवली सोचिए। आप सोचो कि नेगेटिव सोच के आपको क्या मिलने वाला है, तो व्हाई नॉट टेक द पॉजिटिव आउटकम। मींस वी हैव टू थिंक, जितना हम सोचेंगे एटलीस्ट हम आधे रास्ते तो उसको अच्छी तरह देख सकेंगे। और हम सबके पास एक और चीज हम कर सकते हैं, इज ट्राई लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन एंड लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस रिलैक्सेशन। एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन की बात मैं करना चाहूंगी, ये होता क्या है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है, हम कैंसर पेशेंट्स ही नहीं, माइलोमा पेशेंट्स ही नहीं, जो नॉर्मल भी लोग हैं, हर किसी को भी पूछो तो कहेंगे अरे बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, एवरीबडी इज बिजी थ्रू आउट द डे डूइंग समथिंग और द अदर, you do not have time. So try to switch off in your daily routine. Suppose you're sitting in the office for 5 minutes, just switch off. Switch off knowing that you're relaxing. Just don't think of anything at that time. I'm telling you, the amount of energy you get during that conscious relaxation is amazing. बहुत ही positive effects हैं, आपको बहुत energetic feel होगा, आपकी tiredness जो fatigue है वो चली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं conscious relaxation। ये आप जरूर करें। और
बाकी मेडिटेशन तो है ही। मेडिटेशन जो वर्ड है ना वो आता है कि हम एक माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। तो मेडिटेशन कैसा है, सब लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कांट डू इट। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वी ऑल बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर, वी ऑल बिलीव। सो वॉट एवर वे यू आर प्रेइंग, that is your meditation. Only thing is make a few changes in that. Like as I have told you, don't stop dreaming. Do positive visualizations. Do positive visualizations in the sense, create a scene in front of you wherein everything is going the way you want it. You are going through chemotherapy, आपका कीमो चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी वो जो ड्रग आपके अंदर जा रहा है, आप ये सोचें कि हाँ ये जो कीमो ड्रग जा रहा है ना, ये पॉइजन है जो मेरे बॉडी के अंदर जाके सारे कैंसर सेल्स को खत्म कर रहा है। और मैं हमेशा एक एग्जांपल सबको देती हूँ कि जो एक एडवर्टाइजमेंट है ना, विक्स की गोली दो खिच खिच दूर करो, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि इंसान विक्स गोली खा रहा है और सारे जर्म्स जो थ्रोट में है सारे वैनिश हो रहे हैं। आपको ऐसे ही सोचना है कि कीमो ड्रग मेरे अंदर जब जा रहा है, सारा माइलोमा जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और मेरा ब्लड बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है अभी और बिल्कुल मैं हील हो गई हूँ। आपको विजुअलाइज बार बार करना है। मेरा पैर टूटा था और मैं हमेशा अपने पैर को सीधा देखती थी, होल, एब्सोल्युटली होल। आई यूज्ड टू सी इट होल। हम सबको आजकल बच्चों को हम सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, बायोलॉजी सिखाते हैं, तो हमें पता है जो ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसा है। वी नो हाउ द ह्यूमन ऑर्गन्स आर। सो व्हाटएवर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इट्स ट्रबलिंग यू, न्यूरोपैथी है, जो भी है, आप उसको बिल्कुल स्वस्थ देखिए। वो पार्ट आपको प्रेयर में हमेशा अपने आप को बोलना है कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल, आई हैव जीरो पेन। मीन्स ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के लिए करने हैं। और बिलीव मी ये सब चीजें काम करती हैं। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ और बिकॉज आप आज मुझे देख रहे हो, इट हैज बीन आफ्टर 10 years of very severe whatever condition that I had. It was very aggressive and lot of therapies, exhaustive treatment. But today what you see is courtesy all these things that I have practiced on myself. So when I say that, you have to believe in yourself. Believe in yourself. You have to believe that you can come over this. You can get over this problem. आप इसको जीत सकते हो। तो जब आपने रोल दिया इसको आप जीत सकते हो, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको आपके इससे इस डिजीज को लड़ने से रोक सकता है। और फिर फाइनली ये भी देखिए, चलो ठीक है, लाइफ तो सबके लिए कभी ना कभी खत्म होनी है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ये बोलती हूँ, क्योंकि कि अगर कोई एक्सीडेंट से सडनली मर जाए या कुछ हो जाए उसे, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है प्लान करने के लिए अपनी लाइफ। आपको तो टाइम मिला है, माइलोमा आया है तो ठीक है, इट इज लाइक वन wake up call. Just think of it that way. Your lucky life has given you opportunity to decide things and something, that जैसे ना, जैसे कोई हार्ड सरफेस होता है उसको क्रैक कर सकते हैं हम, वैसे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे देखो आप अपने माइलोमा को। हमेशा डिजीज को एक ऐसे रूप में नहीं देखना है कि ये हमारे जीवन में आके बहुत दुख लाए। एक वेकअप कॉल की तरह भी देखो। हाँ, बहुत सारी चीजें अच्छी देखी, बहुत सारी रिश्तों के मायने समझ में आए, बहुत अच्छी चीजें समझ में आई कि so many caring people in the world around you, so much beauty in the nature, so many good things life has to offer to you. So we have to start thinking of life in those terms. Then we can getting over any of these things is very easy. And I would like to say to Mr. Ananda Rao, आपको तो नाम ही देखो कितना अच्छा है, आनंदा राव, तो आपको तो आनंद में रहना चाहिए। आपका जो सफरिंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिजीज, बट ठीक है, आप ये सोचो एटलीस्ट आप हो, यू आर देयर टुडे, यू आर देयर इन द प्रेजेंट विद योर फैमिली, you are living your life with your family with so many loving people surrounding you. So be happy in that circumstance. We don't have to always think that disease has to make us morose and दुखी होकर रहना है। आज माइलोमा के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आ गए हैं। वो तो डॉक्टर्स हैं ही हमारे जो इतनी अच्छी एडवाइसेस हमें देते हैं। So we have to believe that there is life after cancer and we have to try to live it to the fullest. जो भी हमारा जीवन है, आप सब योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो प्लीज ट्राई एंड रीड दैट। एक अच्छा सा पॉडकास्ट सुनिए, रोज सुबह उठ के अच्छी चीज सुनिए। पहले उठ के अपने आप को
thank you बोलिए thank you to God for this coming, that you're still alive to see this day. Express your gratitude and ask for forgiveness. Because gratitude and forgiveness are two things which I feel have helped me. It frees you from a lot of internal shackles that you are carrying. अंदर जो भी हमारे अंदर कुछ सोच होती है, जो एक डिजीज का कारण भी बनती है। आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह बोलते हैं कि ये जब हम सब सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें, वो भी एक डिजीज का रूप ले लेती है। तो उससे फ्री होने का एक तरीका ये है कि सुबह उठ के पहले थैंक यू बोलिए भगवान को और अपने आप को, आपके फैमिली को, जिसको भी आप बोलना चाहे, माफी मांगिए और अपने आप को बोलिए मैं सबसे सुंदर सोल हूँ इस वर्ल्ड में, बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं। मीन्स लव योरसेल्फ, यू हैव टू लव योरसेल्फ, ट्रीट योरसेल्फ वेल। पूरी जिंदगी चली जाती है सबके लिए सैक्रिफाइस करते करते, सबके लिए चीजें करते करते, और अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। और तभी ऐसे जब डिजीज आती है तब ये एक वेकअप कॉल होता है, अरे अभी तक तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो ये करने का वक्त है, करो, ये टाइम लो। जो आप घर में रहते हो, जब ट्रीटमेंट चल रहा है, उस टाइम पे किसी को कोई शौक है जो आपने कभी सोचा था कि मैं कभी म्यूजिक सीखूंगा, मैं पेंटिंग करूंगा, ये सब चीजें करिए, अपने लाइफ को बिजी रखिए इन चीजों में। तो जो भी एक ये है, अपने आप को लिए रखिए और एक दिनचर्या बनाइए। हर दिन रात को सोने से पहले एक अपने लिए एक प्रोग्राम बनाइए। हाँ ठीक है, मुझे सुबह अगर कीमो के लिए जाना है, कीमो से पहले मैंने ये करना है, मैं कीमो के बाद मैं थोड़ा सा शायद थक जाऊंगा तो मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद शायद मैं एक टीवी का सीरियल देखूंगा या एक पॉडकास्ट सुनूंगा या एक ड्राइंग करूंगा या म्यूजिक सुनूंगा या एक वॉक के लिए जाऊंगा। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के लिए इन शॉर्ट आई विल से दैट eat everything that you like in a limit, because a lot of people say don't have sugar, don't have white food like dairy products मत खाइए। ठीक है, बट कहीं प्रूवन नहीं है कि ये चीजें नहीं खाने से आपको कैंसर नहीं होगा, ये कहीं भी प्रूवन नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा फाइबर लीजिए, डाइट में फाइबर लेने से, ज्यादा पानी पीने से हम स्वस्थ रहते हैं। तो और जो भी खाते हैं एक लिमिट में खाइए, एक्सरसाइज आपका रूटीन बनाइए। और कीमो में अगर आप अंडर कीमो हो तो आपको पता है कि आपको सारा चीज कैसे लेना है। फूड जैसे बॉइल्ड, प्रेशर कुक्ड अगर हो तो इट इज बेटर फॉर यू। फ्रूट्स के थिक स्किन हो तो वो बेटर है। तो आई थिंक दिस इज इन शॉर्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन आस्क मी। Thank you, ma'am. Thanks a lot. It was such encouraging words for the people who are suffering and how to decrease suffering. It was really, really great to listen to you. I've heard you for the first time on this topic, but wow, it was really wonderful. Okay, any comments or any points which anybody wants to say? I really doubt इस पे किसी को कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि जो मैडम ने बोला है इस पे ना कोई डाउट्स का या ना कोई शंकाओं का कोई मतलब ना आसार आता है। And whatever ma'am said, I think every one of us should follow that to the last word letter that she said. एक दिनचर्या बनाना, एक पॉजिटिव माइंड बनाना, कैटरिंग सम टाइम फॉर आवरसेल्व्स। जिंदगी की दौड़ा भागी तो चलती रहती है, but it's important that we cater time for ourselves, schedule our day properly, keeps a positive mind, positive health is very, very important. Great, ma'am. Thank you. Yeah. I would like Dr. to take comments. Yeah, please, ma'am. Just one more point I would like to say is that, this is very important for many of our patients, because we in our Yodhas group also have seen when I interact with certain patients that see most of the, especially the men, when they are suffering, they never tell their family about what are their financial assets or whatever, or what are their certain commitments and all that they have. So I would like to use this platform to tell all, especially the patients, that you must share, especially with the disease like this. We need to share whatever we have these financial implications, with our family, close members, because sometimes when the patient is no more and the family has a tough time to face. I have seen that in a couple of families, and fortunately we could help them in some ways, but it would be very nice if
people can share this with their and every support group, I'm sure, works on this, and patients should also join a support group. It is very important to join a support group because you interact with different patients and you get different views from different patients on how they deal with their problems also. And lastly, one thing, I'm not the founder of Yodhas. Yodhas was founded by Mr. Rahul Yadav. He was our founder, and unfortunately we lost him about in 2017. It was his vision that every person should be heard and nobody should fight this battle alone. So that's was the motto behind which he founded Yodhas, and I am one of the contributing members to this cause. That's all. Ma'am, you are doing a great job. I was very closely associated with both Rahul as well as with Janal Yadav, and then with Mrs. Janal Yadav and with you. So you people are doing a great job. But yes, one point which I would definitely like to reiterate for everyone is, लड़ाई अकेले लड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है. कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. एज ए फौजी मैं एक चीज बता सकता हूँ, लड़ाई ऑलवेज एक फौज और लोग एक दूसरे से जुट के ही लड़ाई जा सकती है. अदरवाइज यू विल ऑलवेज लूज अ वॉर. सो बेस्ट तरीका ये है कि एक ग्रुप ज्वाइन करिए, एक सपोर्ट ग्रुप, एंड बी टुगेदर सच दैट इन द डिफिकल्ट टाइम्स you can always share your problem with somebody, you can vent out with somebody. And कई बार ये होता है कि अगर मुझे लगे कि यार मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, but when you listen to 10 people, यार ये सब तो हम भी कर चुके हैं, हम तो, और हम इसमें से निकल गए, that gives you such a push overnight. आपको लगेगा ठीक है यार ये सब निकल गए तो मैं भी निकल जाऊंगा इसके अंदर से. So joining a support group is a very very important aspect. आप कोई भी support group ज्वाइन कर लीजिए, A, B, C, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी support group is okay. But or you create your own support group, that's all is okay. But gather together, act as a team, listen to each other, because आप जो सफर कर रहे हो और जो बगल वाले लोग सफर कर रहे हैं, you are almost in the same journey, you are in the same train. So it's good कि एक दूसरे से बात करते रहिए, एक दूसरे की परेशानी सुनते करिए और एक दूसरे को सांत्वना देते रहिए. At the end of it, all of us have to get over it together. So we are there with you in this journey and we want you to be there for each other. So ma'am, that was a wonderful take-home message for you. So before I close today's meeting, I would like a comment from Mr. Dilip. He was about to give something, so I had to interject in between for comments from Aditi and Mr. Anil. So Dilip sir, please go ahead. Thank you very much. It was wonderful sharing by Dr. Gayatri, and it was an eye-opener for many of us. Thank you very much, Dr. Gayatri. What Mr. Anand Rao was telling, now it is very important. I am talking about only one point, that you first thing is believe that you are not a patient, number one. Number two, educate yourself. Number three, write a diary. आपको जितने भी आपके साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं ना, अगर आपने एक महीने की डायरी लिख दी ना आपने कि आपने कौन सी टैबलेट लिया, आपने कितना खाना खाया, कौन सा खाना खाया, तो आपको जो है ना आपकी लिविंग स्टाइल को मैनेज करने के लिए आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आप रोज परेशान होते जाओगे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई हम छोले या राजमा वगैरह कुछ खा लिया या पोटैटोज खा लिया तो नेचुरली हमको गैस होना है, राइट. तो ये पर्टिकुलर चीज, क्योंकि वो उस प्रकार से कुकिंग होती है, कभी कच्चा भी रह जाता है, तो अगर ये गैस होना है तो ये हमने अगर खाया है तो हमको पता चलेगा कि आज गैस हो रहा है, तो ये इसके हिसाब से हो रहा है. जिस दिन डेक्सामेथासोन ली है तो 2 दिन तक हमको कॉन्स्टिपेशन रहने वाली है. तो अगर आपने लिखा है कि आज डेक्सा लिया हुआ है, या जिस दिन डेक्सा लिया हुआ है हमारा ब्लड शुगर हाई होने ही वाला है, तो ये सारी चीजें जो है अगर हमने लिखा हुआ है और उसके सामने हमारे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, आप सिर्फ 1 महीने तक अगर आप इसको लिखोगे, आपको आपकी पूरी जो दिनचर्या जो है ना, आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे और मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफेक्ट्स यू योरसेल्फ विल बी मैनेजिंग. क्या होता है कि सेम दवाइयां मैं भी लेता हूं, कोई और भी लेते हैं, बट हमारी बॉडी जो अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करती है. और हो सकता है अभी जैसे अगर हम लोग बुक्स में जाए तो लिनोलेनामाइड जो है दैट इज कॉजिंग कैंसर, सॉरी, सो लिनोलेनामाइड अगर हम लोग लेते हैं तो बुक्स में और ये रिसर्च में ये लिखा है कि भाई उससे लूज मोशंस हो रहे हैं, सॉरी उससे कॉन्स्टिपेशन होता है. बट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद मेनी पेशेंट्स कि लिनोलेनामाइड से लूज मोशंस भी होते हैं.
तो ये सारी चीजें जो है ना, आप जब लिखोगे डायरी, बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर पाओगे। और उसी के साथ में आपके एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज कितनी बेनिफिट हो रही है, रोज के रोज आप लिखना शुरू करिए। That's what I wanted to say. Thank you. Thank you very much, Dr. Uday. Okay, I thank everyone for being part of this, but I'm not closing it right away. I want all of you people to open your videos. So put on the videos. Excellent. And in fact, next time onwards, we'll make all of you to just introduce yourself for a small minute before we start the thing. So for the first 5 minutes, we'll give that everybody introduce themselves and says that you get that you are part of us. So this is not a lecture session. This is a session for you people. ये आप लोगों का सेशन है और आप लोगों के लिए सेशन है। तो हम चाहेंगे कि हर एक आदमी इसमें से एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, अपनी चेहरा दिखाएं, आपके कुछ शब्द हम सुने, and then we take it forward. That's how, as doctors, we also get an insight or the feeling about it. So is this all that we have? The number, the photographs? टीकाराम जी आपने नहीं डाला, आपने वीडियो ऑन नहीं किया। आनंद राव जी आपने नहीं वीडियो ऑन किया। हरमोहन जी आपने नहीं किया। Mr. Praveen from River Root, you can also open it. Vinita ji आपने नहीं किया। So anyway, the fact is, please, we are all in the same journey, okay? And we are there with you. Mr. Praveen, I think we can just take a snap of this, a screenshot of this, so that we just record it. Yes, sir. Yes, sir. दोनों पार्टनर का, दोनों का एक साथ गया था। तो पंकज सर and Tapan sir, your last comment before we close. Pankaj sir, your comment. So myeloma का लोगों के ऑडियोस भी ऑन है, वीडियोस के साथ ऑडियो को ऑफ रखें, वीडियोस ऑन रखें। सो मार्च के महीने में हम माइलोमा का अवेयरनेस करने का पर्पस यही था कि आप सभी अपना सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, जिसमें एम बैंड आता है। तो एम फॉर मार्च, एम फॉर मंडे। तो उस पर्पस हमें लगा कि एम बैंड और मार्च के महीने और माइलोमा एम, तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो हमें खुशी है कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, और इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन जो होती है वो दोनों साइड से ही होती है, पेशेंट वाली साइड से ही होती है, डॉक्टर वाली साइड पे भी होती है। एंड इफ वी कैन एक्सचेंज द आइडियाज, आई थिंक दिस विल बी यूजफुल फॉर everybody, for the doctors also, for you also. So I'm actually grateful to the Indian Myeloma Academic Group. Colonel Uday is the secretary of that, who is actually very quickly able to organize this patient group meeting. And all Mondays, all the 4 Mondays, you can actually join on all the Mondays and exchange your ideas. Thank you. Sir, in the month of March. Tapan sir, your comments, please. Sir, we are not able to hear you. Tapan sir, we can't hear you. Not able to hear you, sir. Mr. Praveen, you can mute Mr. Anil Rathi and Tapan sir का एक बार वॉल्यूम चेक करिए, सर का सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर। Sir, Tapan sir's mic is on. Okay, so we are not. We are not able to hear. Sir, okay, sir. Sir, thank you, sir. So I think with this we will close it because it's already 5:30. We were planned for a 1 hour session. We did a 1.5 hour session, but we all liked it. हम सबको बहुत अच्छा लगा आप सबकी बातें सुन के, आप सबके बारे में सुन के, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि all the 3 experts जो आज आए थे उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से आपके मतलब ना आपके जितने भी सवाल थे उन सबको सॉल्व किया और समझाने की कोशिश की। अगले मंडे हम फिर से 4 बजे इसी टाइम पे मिलेंगे। And the next Monday happens to be on 13th of March, जहां पे हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, MRD in myeloma and
हमारे कार्टी थेरेपी के बारे में इन डिटेल हम उसके बारे में सुनेंगे एंड वी वुड वांट एनी ऑफ द वॉरियर योद्धा ऑफ माइलोमा टू टॉक अबाउट द positive health or anything other than medicine. So any volunteers, you can message either Mr. Dilip, Mr. Vinita, Mrs. Vinita or Dr. Gayatri will give you an opportunity to talk. And also एक पंकज सर की मतलब ना एक पुरानी बहुत लंबी ख्वाहिश थी. He wants to compile a book of the journey of the myeloma patients. तो जिस भी पेशेंट के 10 साल से ऊपर माइलोमा हो गया है, हम चाहते हैं कि आप 1000 वर्ड्स में कोई भी भाषा हो, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर लैंग्वेज आपके लोकल लैंग्वेज में, आप अपने पूरी स्टोरी अगर 1000 वर्ड्स में अगर हमें भेजेंगे तो हम उन सारे को कंपाइल करके विल मेक अ बुक ऑफ द माइलोमा जर्नी ऑफ द myeloma warriors or the myeloma yoddhas. So we would love to compile such stories. I thank you all, and with permission from Dr. Pankaj and Dr. Tapan, I would like to close the session. Thank you. Take care. Best Thank you. wishes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Namaskar. Namaskar. Thank you. Thank you so much. 1 minute. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.